तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखा था। आज हम लोग सीखना चालू करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। किसके बारे में सीखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो बच्चों बना लेते हैं एक्सिस। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। यहाँ पे एंगल्स बना लेते हैं 0, फिर यहाँ पे पाई बाई 2, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ 2 पाई। सिमिलरली यहाँ -पाई बाई 2, फिर यहाँ -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, और यहाँ पे बच्चों 1, और यहाँ पे क्या -1। तो जो साइन की वैल्यू रहती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। और यहां पे मैं रेडियन में लिखा हूं ना, पाई बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर जैसे कोई बोल दिया साइन 1, मतलब 1 डिग्री नहीं है बच्चों, 1 रेडियन है वो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने के बजाय पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, जिस पे मेरे को वैल्यूज पता है वो लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं ग्राफ बनाना। 0 पे कितना मिलेगा? 0। 0 पे कितना मिलेगा? 0। पाई बाई 2 पे कितना मिलेगा? 1। लेकिन बच्चों ऐसा लीनियर नहीं बढ़ता ना। जैसे पाई बाई 4 पे इसके ठीक आधे पे 1/√2 मिलता है। 1/√2 ना 0.707 होता है, मतलब आधे से ऊपर। तो ये ना ग्राफ ऐसा रहता है, ऐसा। ओके, अगर मैं एक्चुअल को पॉइंट्स को जोड़ते जोड़ते बनाऊं तो ठीक। फिर पाई पे साइन पाई 0, फिर वापस वैल्यू नीचे गिरने लगती है। 3 पाई बाई 2 पे -1, तो यहां कहीं, फिर 2 पाई पे वापस 0। तो देखो ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट था कौन सा? पाई से लेके 3 पाई बाई 2, 180 से लेके 270। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में साइन क्या है? नेगेटिव। देखो ग्राफ नीचे की ओर है, दिख रहा? उसके आगे भी ऐसा नहीं कि इसके आगे ग्राफ नहीं बनने वाला है। इसके बाद फिर 5 पाई बाई 2 आएगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फिर वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे चलते जाएगा। सिमिलरली -पाई बाई 2 पे -1, पाई पे ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा। -पाई बाई 2 पे -1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे +1, एंड सो ऑन। तो ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। इस ग्राफ की कुछ खासियत है क्या? इससे पता चलता है कि इसका डोमेन, मतलब ये जिसके लिए डिफाइन है वो है ऑल रियल नंबर्स। साइन एक्स हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक। फिर उसके बाद इसका रेंज, इसका क्या बच्चों? रेंज। रेंज है इसका बच्चों -1 से लेके +1। रेंज क्या है इसका? -1 से लेके +1। ओके, -1 से मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। फिर बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। इसका पीरियड है 2 पाई। मतलब आप देखोगे तो जैसे -2 पाई से 0 जो ग्राफ है, वही सेम ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, फिर वही सेम ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है? 2 पाई। खुद को रिपीट करता है 2 पाई के इंटरवल में, ठीक। फिर बच्चों एक और बात, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? कि साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स, जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल रहते हैं उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। जितना ओरिजिन से ऊपर है उतनी ओरिजिन से नीचे भी है। तो ये सब कुछ अपने जानकारी किसकी है? साइन एक्स की। अगला हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कॉस एक्स। करें ड्रॉ? क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉस एक्स। सोचेंगे अभी मैं इसका जैसे बनाया वैसे ही सोचना है आप लोगों को। सोचोगे खुद से? वही सब वैल्यूज ले लो और कर्व बनाना ना बच्चों, ऐसा नहीं कि सीधा लाइन खींच दिए। 0 पाई बाई 2 पाई, है ना, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इधर 5 पाई बाई 2 भी होता, फिर -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई,
-5π/2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। फिर ये +1 यहां लिख देते हैं, -1 यहां लिख देते हैं, ये cos x। जब मैं x लिख रहा हूं ना हर जगह, कहीं n नहीं है ना, इसको n मत सोच लीजिएगा, सब जगह क्या लिख रहा हूं, x। 0 पे cos 0 कितना होता है, 0 पे कितना होता है 1, π/2 पे कितना होता है 0, π/4 पे 1/√2, थोड़ा सा ऐसे ऊपर, तो ऐसा मिलेगा, समझे आप लोग। -π/2 पे क्या होता है 0 ही होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बच्चों, इसलिए देखो ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है। π/2 से पाई नेगेटिव होता है, और पाई पे कितना होता है -1, तो ऐसा बनने वाला है। -π/2 से -1 भी नेगेटिव होता है, और -π पे भी क्या मिलने वाला है -1। 3π/2 पे वापस 0 नेगेटिव ही रहता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव होता है, 2π पे वापस क्या मिलता है 1। सेम इधर बच्चों, तो ये चलते जाएगा, है ना। तो किसका ग्राफ है ये, cos x का। क्या क्या चीजें पता चली, डोमेन, डोमेन क्या है बच्चों इसका, ऑल रियल नंबर्स, हर नंबर के लिए x की जगह कुछ भी डालो हमेशा डिफाइन रहेगा। फिर दूसरा क्या है बच्चों, रेंज, -1 से 1, रेंज क्या है -1 से +1। फिर तीसरा क्या है बच्चों, टाइम पीरियड, इसका भी टाइम पीरियड 2π है, इसका भी टाइम पीरियड क्या है 2π। -2π से 0 जो ग्राफ है वही 0 से 2π है, फिर वही 2π पे खुद को रिपीट करता है, 2π से 4π भी वही है। फिर इसके बाद इवन है, ऑड है, इवन फंक्शन है बच्चों, ये कैसा फंक्शन है, इवन। इवन मतलब cos ऑफ -x cos x के बराबर होता है, अगर f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है तो इवन, और अगर माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर है तो ऑड। इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होते हैं, तो देखो y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के इस साइड जैसा ग्राफ है, y एक्सिस के इस साइड भी वैसे ही हूबहू ग्राफ है। ओके, क्लैरिटीज पक्का। अब आपको बनाना है, कौन हो गया, साइन x हो गया, cos x हो गया, अगला क्या बनाने वाले हैं बच्चों हम लोग, tan x। क्या बनाने वाले हैं, tan x। सोचिए, ये भी सोचिएगा डॉटेड लाइन में क्यों बनाया हूं, है ना। ये 0 है, ये π/2 है, यहाँ कहीं पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ 2π होगा, यहाँ 5π/2 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ -π/2 होगा, यहाँ -π होगा, यहाँ -3π/2 होगा, यहाँ -2π होगा, यहाँ -5π/2 होगा, ठीक। 0 होगा, 1 होगा, या -1 होगा। सोचेंगे ग्राफ, 0 पे तो 0 होने वाला है, ये बात तो तय है ना बच्चों, 0 पे 0 होने वाला है। π/4 जो इसका आधा है वहां पे क्या होने वाला है 1, -π/4 पे क्या होने वाला है -1। और बच्चों बढ़ती जाती है वैल्यू, π/3 पे √3 होने वाला है, π/3 पे क्या होने वाला है √3, -π/3 पे -√3। π/2 पहुंचते पहुंचते बच्चों को इंफिनिटी पहुंच जाएगा, और यहां -π/2 पहुंचते पहुंचते -∞ पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही π/2 से हल्का सा आगे बढ़े, मतलब अब पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो वो -∞ से चालू होगा, फिर पाई पे 0 होगा, फिर 3π/2 सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पर पहुंचेंगे, फिर पॉजिटिव होने लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट फिर पहुंच गया, फिर पॉजिटिव होने लगा, कहां जाने लगा इन्फिनिटी की ओर। फिर वैसे ही थर्ड से फोर्थ गए तो फिर नेगेटिव हो गया, फिर 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, 2π पे 0 होगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए, फिर वापस 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर बच्चों,
ये ये पीछे से देखोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बनेगा ग्राफ। तो बच्चों यहां से पता चला डोमेन, डोमेन में ये पता चला कि सारे रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मेरा आंसर नहीं है। तो r माइनस क्या बच्चों 2n+1 π/2। रेंज पता चला ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या पता चला ऑल रियल नंबर, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी सब मिलता है। अब उसके बाद इवन है ऑड है, ऑड है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। उसके बाद पीरियड क्या है इसका, क्या लगता है कितने में रिपीट कर रहा है खुद को, पाई। माइनस π/2 से π/2 तो जो ग्राफ है वही π/2 से 3π/2 है, वही 3π/2 से 5π है। उसका पीरियड क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ू आगे। अब किसका बनाएंगे, f(x) = cot x। जीरो π/2 पाई 3π/2 है ना, 2π 5π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π माइनस 5π/2। बच्चों यहां पे डॉटेड लाइन कहां बनाने वाला हूं पता है आप लोगों को, कहां बनाने वाला हूं बस सोचिए, पाई वाले हिस्से में कहां बनाने वाला हूं, पाई 2π, जहां जहां साइन 0 होता है, आगे होता तो यहाँ पे 3π माइनस पाई, समझ रहे हो बच्चों, माइनस 2π। ये जीरो वाली लाइन भी वैसी है, जीरो वाली लाइन, ठीक। सोचिए बनाइए ग्राफ कैसा होगा, जीरो पे, पाई पे, 2π पे, ये सब पे डिफाइन नहीं होता। तो 0 प्लस पे बच्चों ये इंफिनिटी से शुरू होगा, कहां से, प्लस इंफिनिटी, π/2 पे 0 हो जाएगा तो ऐसा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा तो फिर नीचे जाएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट पाई से पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट फिर पॉजिटिव हो गया, फिर 3π/2 पे 0 होगा, फिर वापस नेगेटिव होगा। समझ रहे बात को, ऐसे बनाना पड़ेगा बच्चों हमको ग्राफ। ओके, तो ये बनेगा किसका ग्राफ, y = cot x। तो बच्चों यहां पे डोमेन क्या पता चला, r माइनस एन पाई, सारे एन पाई पे डिफाइंड नहीं है। रेंज क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स, इवन है ऑड है, ऑड है। टाइम पीरियड कितना है, पाई, टाइम पीरियड कितना है, पाई। कोई इशू किसी को इस बातों पे, बोलिए बोलिए इशू है तो। ये ग्राफ कैसे बना समझ में आया ना, π/4 पे 1 होता, कहीं 1 होगा, 0 प्लस पे प्लस इंफिनिटी है, ऐसा सब। डोमेन जहां जहां डिफाइन नहीं होता वो उसको माइनस कर देते हैं, है ना, जहां जहां डिफाइन नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं भाई, उनको नहीं लिखते। अगला कौन सा है बच्चों, f(x) = कौन सा बच गया, कोसेक x। कोसेक कहां कहां डिफाइन नहीं होगा बच्चों, जहां जहां साइन 0 होगा, क्योंकि कोसेक उसका रेसिप्रोकल होता है। तो 0 पे, पाई पे, है ना, फिर 2π पे, इन सब पे हमारा कौन डिफाइन नहीं होगा, कोसेक डिफाइन नहीं होगा। तो पाई पे, 2π पे, वैसे यहां पे 3π होता तो 3π पे, माइनस पाई पे, माइनस 2π पे,
और बच्चों इसकी वैल्यू जो रेंज होगी, साइन -1 से +1 के बीच में होता है। साइन क्या होता है? -1 से +1 के बीच में। तो जो ये अपना लड़का होगा ना, कौन लड़का? कोसेक, या तो वो 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा। -1 से +1 के बीच का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो वो 1 से बड़ा और -1 से क्या होता है? छोटा। ठीक। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बनाना शुरू करें। साइन 0 कितना होता है? 0। तो cos 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो चले जाएगा इन्फिनिटी। कोसेक, सॉरी कोसेक। कोसेक π/2 कितना होगा? 1। तो इन्फिनिटी से आते आते 1 पे एकदम से वैल्यू गिरते जाएगी और 1 आएगी। फिर सेकंड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव ही होता है, तो उसके बाद भी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और पाई तक पहुंचते पहुंचते वापस कहां पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी। टच नहीं करेगी इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी तक पहुंचेगी। बात समझ में आई? जैसे अगर कोई पूछे 2π/3 पे क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे 2 है भाई, यहां कहीं 2 होगा। समझ रहे बात को? तो जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, वहां पे कोसेक क्या होने लगता है? नेगेटिव। तो पाई प्लस पे माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा, 3π/2 पे -1 होगा, फिर वैसे वैल्यू बढ़ के माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, फिर 2π तक पहुंचते पहुंचते फिर वापस वो इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा, क्योंकि साइन 0 है। लेकिन माइनस साइड से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, फिर वो ऐसे ही ऊपर, फिर वो वैसे ही नीचे। सेम बच्चों यहाँ पे 0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा, π/2 -π/2 पे -1, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। तो अगर मैं पूछूं डोमेन, तो कहां कहां डिफाइन नहीं है बच्चों? सारे n π पे, r-n π। रेंज, तो रेंज क्या बोलोगे? माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन -1 को इंक्लूड करना है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी। इवन है ऑड है? ऑड है। टाइम पीरियड 2π है बच्चों, टाइम पीरियड क्या है? 2π। 2π पे खुद को रिपीट करता है। ओके, कोई इशू किसी को? हाँ ना, तो बोलिए। कोई बात समझ नहीं आई है तो बताइए। पक्का? अब किसका बनाने वाले हैं हम लोग? sec x, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। sec x बनाइए आप लोग सबके। sec x का बना के दिखाएंगे। कोई डाउट है? सूर्यांश मेरे से बात कर लिया करो यार, तू गोविंद से अच्छा बताऊंगा। हाँ, डोमेन का मतलब क्या होता है बताओ, जोर से बोलो। जहां जहां वैल्यू आता है, कहां कहां वैल्यू नहीं आ रहा है? तो r-n π है ना, क्या है? r-n π। n π पे वैल्यू नहीं है। f(x) इक्वल्स टू sec x। अब sec कहां कहां डिफाइन नहीं होगा बच्चों? जहां cos 0 होता है, जहां क्या हो? cos 0। cos कहां 0 होता है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, एंड सो ऑन। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π,
-5π/2। ठीक है। और बच्चों जैसे वो था ना लड़का अपना, कौन, कोसेक, जिसका रेंज -1 से बड़ा, -1 से छोटा और +1 से बड़ा है, वैसे ये भी वैसी है बच्चों। -1 और इधर +1। ठीक है। सेक 0, cos 0 कितना होता है 1, तो सेक 0 भी कितना होगा 1। तो यहीं से शुरू होने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पे पॉजिटिव ही रहेगा। π/2 पे इंफिनिटी की ओर चले जाएगा। तो ऐसे कर्व जैसे जाना है ना बच्चों, ऐसे सीधा मत ले जाना। जैसे ही π/2 प्लस किए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, सेक वहां पे नेगेटिव होता है तो -∞ से चालू होगा। और सेक पाई कितना होगा -1, तो इधर ले आए। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव रहता है तो ये फिर -∞ की ओर चले जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव होगा तो +∞ से चालू होगा। और 2π पे क्या हो जाएगा, cos 2π, cos 0 1 होता है, 1 हो जाएगा। फिर वो +∞ की ओर जाएगा। बात समझ रहे हो ना बच्चों। और सेक एक इवन फंक्शन है, तो जैसा इधर ग्राफ बनाया हो वैसे ही सेम टू सेम इसका मिरर इमेज इधर बना दोगे। सिमेट्रिकल अबाउट क्या बच्चों, y एक्सिस। बाकी नहीं है तो भी आप सोच के बता सकते हो कि ये समझ लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा सॉरी, फिर सेकंड क्वाड्रेंट तक नेगेटिव, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस पॉजिटिव, फिर ऐसा। कोई दिक्कत? तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे बताओ सूर्यांश? r माइनस, हाँ 2n+1 लिख देंगे बस। r - 2n+1 π/2। रेंज क्या लिखेंगे, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इवन है ऑड है, इवन है। टाइम पीरियड क्या है 2π। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है 2π। तो ये थे सारे क्या बच्चों, ग्राफ्स। ओके, कोई तकलीफ? ग्राफ को देख लो, उनको देखो। एक चीज को ध्यान रखना है बच्चों हमको कि ग्राफ को अब अच्छे तरीके से रट लेना है। ग्राफ का एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ग्राफ ये इसका यही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ रेंज रिलेटेड सवाल बनाएंगे, जितना अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड रेंज। ठीक, तो पहले आप लोगों को ग्राफ याद करना है, उसके बाद हम शुरू होंगे। रेंज और प्रॉब्लम रिलेटेड सवाल बनाएंगे, ग्राफ रिलेटेड सवाल बनाएंगे। एक बार पूरा ग्राफ अभी याद करो, फिर अपन शुरू कर रहे हैं। इनमें से कौन सी चीजें पॉसिबल है और कौन सी चीजें पॉसिबल, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? पहला ए, साइन थीटा की वैल्यू 5/3। 5/3 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। किसी को तकलीफ इस बात पे? फिर बी, tan थीटा 1002। tan थीटा का रेंज क्या है, ऑल ये नंबर्स, तो कोई ना कोई एंगल जरूर होगा जिसके लिए 1002 वैल्यू मिलती होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉसिबल। अब अगला सी, cos थीटा इज इक्वल टू 1 + p² अपॉन 1 - p²। इज इट पॉसिबल? p को ना तो 0 डाल सकता हूं ना तो 1 डाल सकता हूं, तो क्या पॉसिबल है? 0 तो नहीं डाल सकते क्योंकि 1 इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 डालने से 1 मिलता, तो क्या पॉसिबल है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड है, ये क्या है राइट साइड, 1 + p² अपॉन 1 - p², एक क्वाड्रेटिक जैसा ही है। 1 + x² अपॉन 1 - x² जैसा ही है। उसका रेंज निकाल के दिखाइए। रेंज निकालेगा तो पता चलेगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड कहां तक पहुंच रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, निकाल के दिखाइए। cos थीटा बराबर ये, cos थीटा बराबर ये। अब इसका रेंज, राइट साइड का रेंज निकाल लेते हैं, क्या है, तो y इज इक्वल टू 1 + p² अपॉन 1 - p²। हम क्या करेंगे,
p इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, ये y इन टर्म्स ऑफ p है, p इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और उसका फिर डोमेन निकालेंगे, वो आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर। अब इसको उधर ले गया, इसको उधर ले आए, तो क्या हो गया बच्चों, y माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वाई पी स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को? तो पूरे में से क्या कॉमन हो गया, पी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस वाई, वाई माइनस 1। तो p कितना होगा, पी स्क्वायर, p बराबर होगा अंडर रूट वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का प्लस माइनस। क्लियर है? तो ये एग्जैक्टली लिखा गया किसमें, p इन टर्म्स ऑफ y में। अब क्या करेंगे, जो भी अंदर लिखा हुआ है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये रूट क्या है 1, इसका रूट क्या है -1। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब 1 से बड़ा डालूंगा। नेगेटिव फिर यहां पे नहीं मिल जाएगा नेगेटिव, फिर यहां पे फिर पॉजिटिव मिल जाएगा -1 से छोटे में। तो इसका डोमेन क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। या तो राइट साइड है वो -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी है, तो कभी बराबर हो पाएगा। खासकर ये भी बोल दिया हम प्लस -1 नहीं डाल सकते, तो नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? बाकी इसका d ग्रेटर देन 0 भी लगा सकते थे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके पक्का? अब इधर देखिए, sec थीटा 1/2 नॉट पॉसिबल। क्यों? sec थीटा का रेंज क्या होता है, या तो वो +1 से बड़ा होता है या तो वो -1 से छोटा होता है। 1/2 तो कभी हो नहीं सकता। ठीक, बढ़े आगे। अब अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p so that the equation have real solution। 2 cos square x minus p plus 3 into cos x प्लस 2p माइनस 1 बराबर 2 इंटू पी माइनस 1 बराबर 0। हमको p की वैल्यू चाहिए ताकि रियल सॉल्यूशन आए। बच्चों मैं चाहता हूं आप p बराबर कुछ निकालिए इस सवाल में। क्या कोशिश कीजिए, p बराबर कुछ निकालिए, p बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ निकालिए। भैया p इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चीख चीख के बोल रहा हूं कि नहीं? देखिए कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस p cos x माइनस 3 cos x प्लस 2p माइनस 2 बराबर 0। अब मेरे को p चाहिए तो p वाले टर्म्स को एक साइड कर दूंगा और नंबर्स को एक साइड कर दूंगा, है ना बच्चों? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू p cos x माइनस 2p। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, p कॉमन है, तो बचा क्या cos x माइनस 2, और ये क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x माइनस 2। p इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लाने, मतलब ये लाने बोल रहा था। बात समझ में आई? अब ऊपर क्या है, एक क्वाड्रेटिक है जिसका मैं मिल्टन स्प्लिटिंग कर सकता हूं, दिख रहा है मेरे को, है ना? तो मिल्टन स्प्लिटिंग करूंगा तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस cos x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 2 इज इक्वल टू p। तो पहले दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2 cos x, तो अंदर क्या बचेगा cos x माइनस 2। दूसरे में क्या कॉमन है +1, तो बचेगा क्या cos x माइनस 2, और क्या हो गया cos x माइनस 2, कॉमन निकल जाएगा cos x माइनस 2। अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू p। cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 कैंसिल, cos x कभी 2 के बराबर हो नहीं सकता, तो कभी 0 भी नहीं हो सकता, तो कैंसिल आराम से कर सकते हैं, कोई भी रूट गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो p बराबर क्या आ गया बच्चों, 2 cos x प्लस 1। अब p का मेरे को सेट ऑफ वैल्यूज बताना है, p कहां से कहां तक होगा। अब cos x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है -1, तो p कितना होगा -1। cos x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है +1, तो p कितना होगा 3। तो p की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है -1 से +3। ओके, अब एक और तरीका मैं बोल रहा हूं, एक और तरीका अपन सोचते हैं,
यहां से अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालो, माइनस बी प्लस माइनस ऐसे करके रूट निकालो। ठीक है, एक और तरीका है, ये वाला तरीका पहले नोट करो, फिर एक और तरीका नोट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिखा मैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ p प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका 2 इंटू पी माइनस 1 है, 2p माइनस 1 नहीं है, प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 बराबर 0। अब ये दिख रहा है cos x का क्वाड्रेटिक है, तो मैं यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से cos x निकाल लेता हूं। cos x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस पी प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब p प्लस 3 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूं, माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ऐसा आ रहा है बच्चों मेरा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस, तो cos x बराबर p प्लस 3 प्लस माइनस p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p, ये कितना हो गया बच्चों लोग 16, तो माइनस 16p प्लस 16 ऐसा बनेगा बच्चों, और नीचे 4, तो cos x इज इक्वल टू p प्लस 3 प्लस माइनस p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 बन रहा है बच्चों। किसी का होल स्क्वायर है ये, p माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो cos x बराबर निकल रहा है बच्चों हमारा p प्लस 3 प्लस माइनस p माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, अपॉन 4 2a, ठीक तो ना, हाँ ठीक तो है। तो अब एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे क्या प्लस, तो cos x बराबर p प्लस 3 प्लस p माइनस 5 अपॉन 4 कितना आया 2p माइनस 2 अपॉन 4, तो कितना आया p माइनस 1 बाई 2। ओके, माइनस लेंगे एक बार तो क्या मिलेगा, p प्लस 3 माइनस p प्लस 5 हो जाएगा होल डिवाइड बाई 4, प्लस p माइनस p कट गया, तो 8 बाई 4, तो कितना निकलेगा 2। cos x 2 हो सकता है क्या, नहीं, तो cos x यही हो सकता है बच्चों। अब जो भी सॉल्यूशन मिल रहा है मेरे को यहीं से मिल रहा है, तो अब इधर देखिए cos x किसके किसके बीच में होता है, -1 से +1, तो ये लड़का भी किसके किसके बीच में होगा, -1 से +1 के, क्योंकि यही तो cos x है, cos x और ये बराबर है। अब इसी इक्वालिटी को सॉल्व करना है, सबसे पहले सब जगह क्या मल्टीप्लाई कर दिए 2, फिर सब जगह क्या कर दिए +1, तो कितना आया -1 से 3। अलग आंसर नहीं आने वाला, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 cos x +1 ही तो है, ये देखोगे तो ये 2 cos x +1 है ना, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दो आपको अच्छा लग रहा है वो समझ में आ रहा है वो समझो, लेकिन दोनों अभी समझोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 0। सोचेंगे तो बच्चों ये इनइक्वालिटी है, तो फिर से अपन वही अप्रोच यूज करते हैं कि एक साइड ट्रिग्नोमेट्री को कर देते हैं, एक साइड a को कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस 5a लेस देन इक्वल्स टू 6 sin x, तो a स्क्वायर माइनस 5a बाई 6 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब ये बोला है सारे रियल नंबर के लिए ऐसा होना चाहिए, मतलब ये sin x हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तो मतलब sin x की जो छोटी वैल्यू है ना वो भी मेरे लड़के से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो हमेशा बड़ा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है -1। क्लैरिटी है, ये -1 से भी छोटा रहेगा तभी जाके ये क्या होगा हमेशा छोटा होगा, वरना अगर +1 ले लोगे तो कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। तो बस ये क्या जो लगे a स्क्वायर माइनस 5a लेस देन इक्वल टू -6, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग किए a माइनस 2 a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट किए, एक 2 हो गया एक 3 हो गया। 3 से बड़े में आंसर मिलेगा नहीं, 3 से बड़े में तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमको तो नेगेटिव चाहिए। यहां मिलेगा यस, यहां मिलेगा नहीं, तो आंसर क्या होगा 2 से 3। क्लैरिटी है, आना तो बोलिए।
समझ में आ रहा है? अब रूट्स निकाल के क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? क्योंकि इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखा हुआ है बच्चों। इक्वल्स टू जीरो लिखा रहता, जैसे पिछले प्रॉब्लम में इक्वल्स टू जीरो लिखा था तो दोनों अप्रोच यूज किया था मैं, यहां पे वो अप्रोच यूज ही नहीं कर सकता। क्लियर? बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? 10-1, चलिए ठीक है। 10-4, 10-4, ठीक। 10-4, 10-7 और 10-10, ठीक। 10-4 किसी पाई बाई टू, पता ना, पाई 2 पाई, इनके किसी के करीब है क्या? 4, 3.14 और 4, तो 3.14 के पास लग रहा है। 3.14 क्या होता है? पाई। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि पाई के बाद ना आता 3 पाई बाई 2, उसकी भी वैल्यू ना निकाल के अपने पास हमेशा के लिए याद रख लो। 3 पाई बाई 2 कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है बताइए। वो चीज निकाल के हमेशा के लिए अपने पास रख लो, ये बोल रहा हूं। कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉपी में है ना। 3 पाई बाई 2, 3 इंटू 1 कितना? 4.71। तो ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है? ये तो 0.71 है, ये कितनी है? 0.86। चलो चल ठीक, चल जाएगा। तो इस 10-4 को, ये 10-1 तो 10-1 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसके बारे में नहीं सोच रहा मैं। इसको मैं लिख रहा हूं 10 पाई प्लस पॉइंट कितना बच्चों? 86 लिख सकता हूं। पाई प्लस 0.86 ही तो वो होगा लगभग, क्लोज टू। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? पाई है तो 10 ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? 10 0.86। 10 पॉजिटिव ही रहता है। 7 कौन से पाई के करीब आएगा बच्चा लोग? 4। अगला पाई क्या है? 2 पाई जानते हो? 6.28 होगा। 2 पाई क्या होता है? 6.28 और 7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 2 पाई प्लस कितना है वो डिफरेंस देखो तो, 0.72। 2 पाई प्लस 0.72, 10 7 एक ही चीज है। 10 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। 10.72, ओके। अब 10 को आपको सोच के लिखना है, क्या लिखोगे? सब लिख के देखिए, समझ रही ना? ओ दीदी हिमांशी, सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ रहा हूं ताकि कंपैरिजन करना मेरे लिए इजी हो। किसके पाई के करीब होगा? 3 पाई के। तो 3 पाई कितना होता है बच्चों? 9.42 और 10 कितने का डिफरेंस है? तो ये और ये चीज एक ही है लगभग क्लोज टू। तो ये क्या होगा? 10 3 पाई प्लस थीटा कितना होगा? वो भी थर्ड क्वाड्रेंट ही है बच्चों, 0.48। अब 10 के अंदर ऐसे ऐसे वैल्यू डल रही है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? 10 कैसा फंक्शन है अपने डोमेन में? सबसे बड़ा होगा ये, फिर बड़ा होगा बी, फिर बड़ा होगा सी, फिर बड़ा होगा डी। कैसे बोला मैं? अभी देखते चलो, आप लोग ग्राफ बनाए हो 10x का। 0 से पाई बाई 2 ही गेम चल रहा है, ये 10x है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही तो गेम चल रहा है। पाई बाई 2 1.57 होता है, 0 से 1 के बीच में ही गेम चल रहा है। जैसे जैसे x बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। तो जितना बड़ा x उतनी बड़ा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए मैंने सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आया है बच्चों, सबको मैंने क्या किया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए लेके आया है। तो इसलिए जितनी बड़ी वैल्यू अंदर डलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतनी बड़ा 10 का वैल्यू होगा। तो सबसे बड़ा a, फिर b, फिर c, फिर d। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल कौन है? 10-1। क्लैरिटी है? पक्का? कैसे अप्रोच किए समझ में आया ना बच्चों? और इन सब चीजों को आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। सोचिए अब इसके बारे में कैसे सोचेंगे।
चलिए अब इस पे चर्चा हो गई बहुत सारी, अब इधर ध्यान देते हैं। साइन 3 कौन से पाई के करीब आता है? सिंपल पाई 3.14 है ना, सिंपल पाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना साइन पाई माइनस 0.14 लिख सकता हूं। तो क्या होगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो साइन 0.14 ही लिखूंगा, ठीक है। फिर अगला क्या है साइन 2, क्या लिखूंगा साइन 2, तो इसको क्या लिखूंगा साइन पाई माइनस 1.14, तो क्या बनेगा साइन 1.14, समझ रहे हो ना, ये 3.14 माइनस 1.4 होता है। फिर अगला है साइन 1, साइन 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, उसको साइन 1 ही रहने देंगे। फिर साइन 7, साइन 7 किसके पास है? 2 पाई के पास है, तो साइन 2 पाई मतलब 6.28, 3.14 इंटू 2 6.28 प्लस 0.72, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको दिख रहा होगा। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो साइन भी सारे एंगल सब किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है बच्चों, 0 से लेके π/2 के बीच में ही है, 0 से लेके 1.57 के बीच में ही है। तो एक ऐसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो साइन के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे उतना बड़ा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है बच्चों? बी। सबसे बड़ा कौन है? बी। फिर कौन है? सी। फिर कौन है? डी। और लास्ट में कौन है? ए। तो लीस्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा? ए। बात समझ में? अप्रोच कैसे हो रहा है ये? बढ़ जाओ आगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो बच्चों इसमें क्या करूंगा? देखो एक बार मैं बता दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, उसके आगे आप लोग करना। ए बराबर दिया है 4 साइन थीटा, इसको लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहता हूं ये साइन स्क्वायर थीटा का क्वाड्रेटिक है, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, आप लगाइए, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा। कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमको 1 बनाना है। तो यहां ए है, सबसे पहले लिख दिया मैं, ये प्लस था ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 1। कोई इश्यू इसमें? नहीं नहीं। इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1। अब इसके साथ जो है उसका आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका आधा कितना है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऐड और क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बना है a माइनस 1 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बना है? साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बना होगा आप लोगों का। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं तो a बराबर माइनस माइनस प्लस 5 माइनस साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, क्लैरिटी है? अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, बच्चों मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये सबसे छोटा होगा। एग्री कर रही? पब्लिक नहीं कर रही? कह दो कि आप एग्री ही नहीं कर रहे मेरे से। माइनस वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही बड़ा फंक्शन होगा। ये सबसे छोटा कितना पहुंच सकता है भैया? ये 0 नहीं पहुंच सकता कभी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 2 नहीं हो सकता। तो ये सबसे छोटा, तो साइन थीटा की जगह 1 डालूंगा तब ये सबसे छोटा पहुंचेगा, है ना? ये बात समझ में आई? तो साइन थीटा को मैंने 1 डाल दिया, 1 डालूंगा तो क्या बन रहा है? देखो a बराबर क्या बन रहा है? 5 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 1 कितना? 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम कब होगा? जब ये ब्रैकेट जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना दो। तो कितना बड़ा बना सकता हूं? साइन थीटा की जगह माइनस 1 रख दूंगा तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर
तो मिनिमम क्या रखना पड़ेगा, -1 -2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 9 कितना मिलेगा, -4। तो मिनिमम वैल्यू है -4, मैक्सिमम वैल्यू है +4। दुखद है लेकिन है। तो अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 5, नॉट ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू ए कितनी आई बच्चों, 4 आई। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4, ट्रू। मिनिमम वैल्यू -4 आई ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ऑकर व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, नॉट ट्रू। sin थीटा इज इक्वल टू किस में हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ऑकर व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1, नॉट ट्रू। मिनिमम वैल्यू किस पे हो रही है, -1 पे। ये sin थीटा -1 पे हो रहा है और ये sin थीटा +1 पे हो रहा है। सबको क्लियरिटी है, पक्का समझ में आया है। चलिए अब क्या करना है, ये कौन से x की वैल्यूज के लिए होल्ड करेगा ये इक्वेशन, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे तो ऑलरेडी थीटा अलग और ये अलग हो गया। मैं चाहता हूं यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर निकाल के इसका रेंज पता कर लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से रेंज निकालना कंपैरेटिवली आसान है, नहीं तो x इन टर्म्स ऑफ y से भी रेंज निकाला जा सकता है। रेंज निकालने के अलग अलग तरीके हैं भाई, जो आपको पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मैं यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहा हूं। तो कैसा होगा सोचिए, 3 cos थीटा x², इसका आधा कितना होगा 4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो +16 -16। तो ये क्या है बच्चों, x - 4 का होल स्क्वायर +3 sin थीटा। अब इसका रेंज क्या है लेफ्ट साइड का, -1 से लेके +1। इसका रेंज क्या है, -1 से +1। राइट साइड का रेंज क्या है सब बताइए तो मेरे को। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी राइट साइड की, जब ये ब्रैकेट 0 होगा। कब होगा, जब x 4 होगा तो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी 3। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। क्यों, जब इंफिनिटी डालूंगा तो इंफिनिटी मिलेगा। बात समझ में आई। तो इसका रेंज क्या हो गया, 3 से इंफिनिटी। अब दोनों बराबर कब हो सकते हैं बाबू, जब दोनों 3 हो, जब LHS भी 3 हो और RHS भी 3 हो, तभी तो बराबर हो सकते हैं। ये तो 3 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा, ये -3 से +3 हो गया ना बाबू। तो ये 3, ये भी 3 हो और वो भी 3 हो, तभी बराबर हो सकते हैं। तो cos थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और x 4 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर होगा। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो क्या है सिर्फ x = 4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। बोलिए समझ नहीं आया तो बताइए। क्लियर है सबको, बढ़ो आगे। चलिए शो दैट द इक्वेशन sin थीटा x + 1/x is not possible if x is a real number। ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ये शो करना है। तो मैंने ऐसे आपको बताया है कि ये 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है। तो राइट साइड है वो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है, लेकिन फिर भी अपने टाइम पास कर रहा हूं मैं, ठीक। तो इसको ऐसे लिख दिया, -√x का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया, -√x का होल स्क्वायर, फिर +1/√x का होल स्क्वायर, फिर -2 + 2 लिख दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे तभी लिख सकता हूं जब मैं x को पॉजिटिव कंसीडर करूं। क्या कंसीडर करूं, x को पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, √x -1/√x का होल स्क्वायर +2। समझ रहे हो, a² b² -2ab, √x × 1/√x कट गया। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस ब्रैकेट की, 0। x जब मैं 1 डालूंगा तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0। तो 0 + 2, तो राइट साइड की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। राइट साइड की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। तो sin थीटा कभी 2 हो सकता है क्या, नहीं। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 है बाबू, तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल।
है ना। तो यहां से नो सॉल्यूशन निकला। और जैसे एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स लिखे, अब इसका रेंज निकालो, निकालो सब रेंज एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करके। करोगे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जीरो बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स प्लस वन, यही आया। अब इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस वाई का स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आ रहा है ये देखो, तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वाई माइनस टू वाई प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कितना आया टू, और ये आया माइनस टू, तो टू से बड़ा और माइनस टू से छोटा। तो इसका रेंज अगर एक्चुअल में ऐसे भी निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी। तो राइट साइड तो इस माइनस टू से बड़ा होता है, माइनस टू से छोटा होता है, या प्लस टू से बड़ा होता है, और लेफ्ट साइड तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, तो कभी बराबर हो सकते हैं दोनों। ठीक है, तो रेंज निकाल के बता दिए, और इसमें कुछ मैनिपुलेशन ही नहीं करना पड़ा। इससे पहले वाले जितने सवाल थे उसमें आप याद रखो, पहले सवाल में भी मैं थीटा वाले को अलग किया था, अलजेब्रा वाले को अलग किया था, दूसरे वाले में थीटा वाले को अलग किया था, अलजेब्रा वाले को अलग किया था। अब यहां तो शुरू से ही अलग करके दे दिया भाई, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ो आगे, पक्का क्लैरिटी है सबको। चलिए सोचिए, हिमांशी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या बोला गया हिमांशी, कि तीनों स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा थ्री बराबर जीरो। अब तीनों स्क्वायर है तो तीनों जब इंडिविजुअली जीरो होंगे तभी जीरो होगा, मतलब साइन थीटा वन को भी जीरो होना पड़ेगा, साइन थीटा टू को भी जीरो होना पड़ेगा, और साइन थीटा थ्री को भी जीरो होना पड़ेगा। अब छोटे बच्चे जैसे आप लोग अभी पढ़ के आ रहे हो 10th क्लास में, तो आप लोग ये गलती कर सकते हो कि आप बोल दोगे थीटा वन भी जीरो होगा, थीटा टू भी जीरो होगा, थीटा थ्री भी जीरो होगा। ये गलती कर सकते हो भाई, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहां पे हमको ये पता होना चाहिए कि थीटा वन जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, टू पाई भी हो सकता है, थ्री पाई भी हो सकता है, कोई भी पाई हो सकता है। तो थीटा बराबर क्या है, एन पाई। थीटा बराबर क्या है बच्चों, एन पाई। थीटा टू भी बराबर क्या है, एम पाई, और तीसरा वाला एम एन ओ पाई, नहीं ओ पाई नहीं लिखते, आर पाई। ठीक है, खैर उतना फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई ना कोई पाई होगा। अब मेरे को सवाल क्या पूछा है, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है पॉसिबल। तो अगर मान लो तीनों जीरो 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 हैं, थीटा वन भी जीरो, थीटा टू भी जीरो, थीटा थ्री भी जीरो, तब तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थ्री। तीनों मान लो पाई हो, थीटा वन भी, थीटा टू भी, थीटा थ्री भी, तीनों के तीनों क्या पाई हो, तो क्या होगी माइनस थ्री। दो जीरो हो एक पाई हो, थीटा वन थीटा टू, दो जीरो हो और एक पाई हो, तो दो बनेंगे बच्चों वन और एक बनेगा माइनस वन, तो कितना आएगा आंसर वन। दो पाई हो एक जीरो हो, तो दो माइनस वन बनेंगे और एक प्लस वन बनेगा, तो कितना आएगा माइनस वन। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं। अच्छा अब कोई बोलोगे सर दो लोग टू पाई बनेंगे, टू पाई और जीरो एक ही चीज होती है, थ्री पाई और पाई एक ही चीज होती है, तो बाकी लोग बाकी पाई के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, कॉस पाई और कॉस जीरो में वैल्यू अलग अलग होती है, ऑड पाई के लिए इवन पाई के लिए, इसलिए हमको इतना सोचना पड़ा। तो कौन सा वैल्यू नहीं बना, माइनस टू। क्लियर है सबको, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कॉस ऑफ कॉस थीटा, तो ये जो है बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस वन से प्लस वन। तो कॉस के अंदर माइनस वन से प्लस वन डल रहा है, मतलब रेडियन डल रहा है, मतलब कॉस के अंदर माइनस 57.3 डिग्री से लेके प्लस 57.3 डिग्री तक डल रहा है। समझ रहे हो, अगर एंगल क्वाड्रेंट में दिखाऊं तो ये वाले क्वाड्रेंट यहां पे माइनस 57.3 डिग्री होगा से लेके यहां प्लस 57.3 डिग्री तक डल रहा है। तो कॉस दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या होता है बाबू, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव टिक लगा दिए। सेकंड भैया साइन भी तो माइनस वन से प्लस वन जाता है, कौन सा कहीं और चले जाता है, तो ये भी क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। अब साइन के अंदर माइनस वन से प्लस वन,
तो ये भैया जब -1 से 0 रहेगा तब तो नेगेटिव रहेगा, 0 से लेके 1 रहेगा तब पॉजिटिव रहेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्या? सेम यहां पे ऑलवेज पॉजिटिव है क्या? नहीं। क्लियर है? तो साइन के अंदर 1 घुस रहा है बन के, तो रेडियन है बच्चों, भूलना मत। बढ़े आगे। डिग्री में अलग से डिग्री लिखा होगा। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos x। क्या लिखेंगे? cos x। cos x किसके किसी बीच में होता है? -1 और +1 के बीच में। फिर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 4, क्योंकि मेरे को 4 cos x चाहिए, तो -4 और किसके बीच में? +4 के बीच में। फिर क्या कर देंगे? -3, तो -7 और 1 के बीच में होता है। -7 और 1 के बीच में होता है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो बच्चों 1 से बड़ा और -1/7 से छोटा होगा। इसके बारे में सोच रहा है बच्चों, तो कुछ नहीं ज्यादा सोच रहा है। cos स्क्वायर x है, इसको लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर x। तो ये क्या हो गया? एक चीज अपॉन 1 ये हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। अगर पॉजिटिव है तो क्या होती है? पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ी होती है। कैसे लिख सकता हूं इसको? मैं लिख सकता हूं क्या? cos x का होल स्क्वायर प्लस 1/cos x का होल स्क्वायर -2 + 2। तो ये क्या हो गया? cos x -1/cos x का होल स्क्वायर +2। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जब ये ब्रैकेट 0 होगा? और क्या मिलेगा? 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 2। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होगा? 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, आगे चल के ये पढ़ोगे अगला चैप्टर, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज। वहां पढ़ोगे कि यहाँ पे am ग्रेटर इक्वल टू gm लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? am अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। उससे हम लोग तुरंत बताते हैं कि इन दोनों का am 2 से बड़ा है, मतलब इन दोनों का am 1 से बड़ा है। वहां से तुरंत देख के बताते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो। बाकी याद रखो, फंक्शन प्लस 1/फंक्शन, अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा, और फंक्शन अगर नेगेटिव है तो -2 से छोटा। निकालना सिखा दूं क्या? am gm निकालना बता दूं क्या? am ग्रेटर इक्वल टू gm होता है, अभी के लिए ये ध्यान रखो। ठीक है? am क्या होता है? जैसे a और b का am निकालना है तो होता है a + b/2, कुछ ऐसा है नहीं। gm क्या होता है? √ab। दो लोगों का gm क्या होता है? √ab। तो जब भी आपको ना एक जन ऊपर दिखे और दूसरा नीचे दिखे ऐसा टाइप से, तो आप am gm इनइक्वालिटी लगा दीजिएगा। ये किसके लिए लगता है? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। किसके लगता है? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। ठीक, अब मेरे पास सवाल क्या था? सवाल में क्या था? cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x। तो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो दोनों का सम /2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x क्या होगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है 1, इधर जाकर क्या हो जाएगा? 2। तो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो रेंज क्या हो गया? 2 से लेके 2 से बड़ा कब कुछ, तो 2 से लेके इन्फिनिटी। आई बस में। जैसे अब मान लो ये है tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x, इसका रेंज निकालना, निकालिए। कैसे निकालेंगे? tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x का रेंज चाहिए मेरे को। /2 नीचे है ना, सॉरी, और नहीं उधर लगाओ ना अच्छे से, इक्वल टू gm लगाना है ना, अंडर रूट करके लगाना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 2 मिलेगा। ठीक है, सही है, सही। तो इन दोनों में am tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x /2 ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का √ मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये दोनों कट जाएगा और ये क्या मिलेगा? √4 कितना होता है? 2। ये इधर का /2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 4।
तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स किससे बड़ा होगा? 4 से बड़ा होगा। तो कभी भी फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन दिखे तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, प्रोवाइडेड ये पॉजिटिव हो। और नेगेटिव होता है तो -2 से छोटा होता है। जैसे इसमें 2 से बड़ा है, अंडर रूट से बड़ा आया, उसमें माइनस अंडर रूट से छोटा आएगा। वोट से छोटा कहां कहां? बताओ क्या गलत बोल रहे हैं? 2 का स्क्वायर नेगेटिव नहीं, रूट कभी पॉजिटिव नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस -2 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 ही होता है, प्लस -3 नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 ही होता है। अपन उसको मन से नहीं लिख सकते कि कुछ भी लिख दिए, +-3, ठीक है। वो स्क्वायर रूट एक पावर है, पावर हमेशा किसी की भी क्या होती है? पॉजिटिव, अगर बेस पॉजिटिव है तो, ठीक है। अब इधर ये सवाल देखिए, तो यहां पे क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स किसकी किसकी मल्टीप्लाई करेगा? -1 से +1, फिर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 5। तो 5 साइन एक्स किसके किसकी मल्टीप्लाई करेगा? -5 से लेके +5। अब क्या माइनस कर देंगे? तो -6 तो ये कितना आया? -1। ये कितना आया? -11। 5 साइन एक्स -6। क्या बच्चों यहां पे जीरो वाला -1 से +1 वाला रेंज आया? क्या जीरो वाली चीज आई जिसको रेसिप्रोकल करने से वो 1 से बड़ा बन जाए? आई है क्या? नहीं आई है। यहां पे इसके जो नीचे इसके रेंज में -1 से +1 नहीं आया है, तो इसके रेसिप्रोकल का रेंज क्या होगा? बस पलट दोगे, किससे छोटा होगा? -1/11 से छोटा होगा और +-1 से बड़ा होगा। तो इसका रेंज होगा -1 से लेके -1/11। अगर कहीं जीरो -1 और 0 आ जाता तो कैसे लिखते? इधर से इधर छोटा, इधर से इधर बड़ा। समझ गए सब? डिफरेंस समझ गए? पक्का? कोई इशू? जैसे अगर यहां पे ये चीज 2 से 4 आ जाती तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता? 1/2 से 1/4। लेकिन वही चीज 0 से 4 आ जाती तो इन्फिनिटी तो आता ही आता, क्योंकि पता नहीं उसको निकालना पड़ता है ना। 1 से तो बड़ा आता और 1/4 से छोटा आता, 1/4 से छोटा और 1 से बड़ा। इस टाइप से सोचना पड़ता थोड़ा सा। समझ गए ना? बढ़ो आगे, चलिए इसको कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? f(x) लिखा हुआ है sin स्क्वायर x -3 sin x + 2। तो sin स्क्वायर x इसके आधे का, तो 3 का आधा क्या होता है? 3/2। उसका स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, तो ये क्या बना? sin x -3/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना बना? -1/4। ठीक है, ये कितना बना? -1/4। अब इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये ब्रैकेट सबसे छोटा होगा। ये ब्रैकेट कब छोटा होगा? जब मैं sin x की जगह क्या डालूंगा? 1। तो 1 -3/2 का होल स्क्वायर -1/4 कितना हो रहा है? ये 1/4 -1/4, ये तो 0 हो गया क्या? 0 हो रहा है ना? अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब sin x की जगह -1 डालूंगा, तो -1 -3/2 का होल स्क्वायर -1/4। तो ये कितना हो गया बच्चों? 5 -5/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है बच्चों 6 हो रहा है क्या? ठीक है, ये कितना आएगा? 6। तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 6 6। बच्चों ये क्वेश्चन करना है, अब आप कर लोगे, मैं उम्मीद करूं। लेकिन उम्मीद में मेरे को एक झटका लग सकता है, मेरी उम्मीद को एक झटका लग सकता है, वो झटका मत देना यार, ठीक है? झटका लग गया तुमको भी। देखिए झटके की बात क्या है, वो क्या ऐसी कौन सी ऐसी गलती जो छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं इस क्लास में? वो ये है कि दिख जा रहा है ये sin x -3 का होल स्क्वायर है।
क्या दिख जा रहा है, साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये जब दिख रहा है ना, तो इसको आप मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 3 लिखोगे, ना कि क्या साइन एक्स माइनस 3 डायरेक्ट लिख दोगे, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, एक्स नहीं होता। अब इन दोनों में देखिए, साइन एक्स ये ब्रैकेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, मॉड के अंदर जो चीज लिखी है नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, साइन एक्स कभी 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अगर मॉड हटाना है तो। मॉड की डेफिनेशन में ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि कभी 0 हो नहीं रहा। तो क्या बना, माइनस साइन एक्स +3 तो कितना बचा, 6 माइनस साइन एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स। अब इसका रेंज चाहिए, तो साइन एक्स की जगह क्या डाल दो, पहले -1 डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, 7, +1 डालोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, 5। तो रेंज क्या हो जाएगा, 5 से 7। आई बात समझ में, सही किया, सही किया, ठीक है, कोई दिक्कत, तो मॉड लगाना जरूरी है। अब यहां पे आपको सारी लर्निंग्स लगानी पड़ेगी अपनी, जो इस क्लास में पढ़े हो, कि लगानी नहीं पड़ सकती है, पता नहीं यार मेरे को क्या दिया हुआ है। इफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन 1 + 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 sec स्क्वायर y + 4 cosec स्क्वायर y, ठीक। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड का रेंज पता करूंगा, क्या करूंगा, लेफ्ट साइड का रेंज पता करूंगा, वो कहां से कहां तक जाता है, एलएचएस का। कैसे पता करूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि इसका पता है डाउनवर्ड पैराबोला है -∞ से -d/4a तक, उससे भी पता कर सकता हूं बच्चों। डाउनवर्ड पैराबोला है, क्या है डाउनवर्ड पैराबोला, 1 + 4x - x स्क्वायर। करिए, जैसे भी पता करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हो, चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर का माहौल है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगा देते हैं, माहौल चल रहा है, सीजन है बच्चों। तो क्या है, 1 + 4x - x स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव बनाना पड़ेगा, माइनस को मिलेंगे, तो x स्क्वायर - 4x - 1। अब मेरे को दिखता है यार ये 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो x स्क्वायर - 4x + 4 - 5 लिख दिया इसको 1 को, तो ये क्या बन गया, x - 2 का होल स्क्वायर -5। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब x 2 होगा, जब x 2 होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 5, है ना, मैक्सिमम वैल्यू 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -∞। तो राइट साइड का रेंज ये निकला, समझ रहे बात को, -∞ डालूंगा तो -∞ का स्क्वायर, तो -∞ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -∞ चले जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 9 sec स्क्वायर y + 4 cosec स्क्वायर y, ये आरएचएस है, इसका भी मैं रेंज पता करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। और मेरे को बताओ आखिरी में tan स्क्वायर y भी पूछा है कि ये कौन से x और tan स्क्वायर y के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये sec स्क्वायर y को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 + tan स्क्वायर y। ये cosec स्क्वायर y को क्या लिख सकता हूं, 1 + cot स्क्वायर y। तो टोटल अगर जाएगा तो अंदर 9 + 4 + 9 tan स्क्वायर y + 4 cot स्क्वायर y। 9 + 4 कितना होता है बच्चों, 13 + 9 tan स्क्वायर y + 4 cot स्क्वायर y, ठीक है यहां तक। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कुछ लिखा हुआ है f tan स्क्वायर y और इसका रेसिप्रोकल लिखा है, दोनों स्क्वायर है, पॉजिटिव है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं AMJM इनइक्वालिटी पढ़ाया वो लगाते सिर्फ इसी में, तो 9 tan स्क्वायर y + 4 cot स्क्वायर y डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, 9
टेन स्क्वायर वाई 4 कॉट स्क्वायर वाई, तो 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर कट गया, 9 4 36, बाहर क्या निकला 6, 2 उधर चला गया तो बाहर क्या निकला 12। तो ये हमको पता चला कि 9 10 स्क्वायर वाई और 4 कॉट स्क्वायर वाई का सम का मिनिमम वैल्यू 12 होता है। तो ये मिनिमम 12 है, मिनिमम 12 है, तो ये मिनिमम निकलेगा, कितना निकलेगा मिनिमम 5, और मैक्सिमम कितना निकलेगा इंफिनिटी। तो जो राइट साइड है उसका रेंज क्या निकला 5 से इंफिनिटी। अब दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब दोनों ही क्या हो 5 हो। तो लेफ्ट साइड कब 5 होता है, x इक्वल्स टू 2 के लिए। राइट साइड कब 5 होता है ना। तो इधर देखिए कहां गया, ये कब 5 होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे बराबर। इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी के बराबर तभी होगा जब a इक्वल्स टू बी होगा। रख के देखो a इक्वल्स टू बी, तो क्या मिलेगा लेफ्ट साइड, a प्लस ए बाई 2 कितना होता है 2a बाई 2, तो कितना मिलेगा a, और अंडर रूट a इंटू ए कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, वो भी कितना होगा a। तो इक्वालिटी ये और ये बराबर कब होंगे, जब a और b बराबर होंगे। मतलब 9 10 स्क्वायर वाई किसके बराबर होगा 4 कॉट स्क्वायर वाई के बराबर। तो यहां से मेरे को 10 स्क्वायर वाई चाहिए, निकल जाएगा। तो 10 स्क्वायर वाई कॉट स्क्वायर इधर आ गया अपॉन कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 बाई 9, तो टोटल होकर कितना हो गया 10 का पावर 4 वाई इज इक्वल टू 4 बाई 9। तो मेरे से क्या पूछा है सवाल में 10 स्क्वायर वाई, तो क्या बोलोगे प्लस माइनस 2/3। बात समझ में आई। तो बच्चों इस सवाल में आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली। ये चीज कि एएम और जीएम बराबर कब होते हैं, इक्वलिटी कब होल्ड होती है, जब दोनों जितने भी टर्म लिए वो इंडिविजुअली बराबर हो। और फिर ये भी पता चला कि कैसे लगाना है। पक्का सच्ची ठीक है। चलिए तो ये कब डिफाइन होगा, जब जब मेरा साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा तब तब डिफाइन होगा। 0 से 2 पाई, तो हम क्या करेंगे 0 से 2 पाई एक ही ग्राफ में साइन एक्स भी बनाएंगे और कॉस एक्स भी बनाएंगे। तो साइन एक्स बनाऊं पहले, आप लोग अलग अलग एक पेन से बना लेना एक पेंसिल से बना लेना। मैं यहां पे दोनों पेन से बना लेता हूं। क्या है 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। साइन एक्स ग्राफ ये है, साइन एक्स ग्राफ ओके। ऑरेंज वाला किसका है साइन एक्स। जब भी रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तब डिफाइन होगा, मतलब साइन एक्स बड़ा होना चाहिए कॉस एक्स से तब डिफाइन होगा। अब कॉस एक्स यहां बना रहा ना, ये 1 है तो 0 पे 1 मिलेगा, पाई बाई 2 पे 0 मिलेगा, फिर ये पाई पे ये -1 होगा, फिर ये ऐसा। तो कौन सा हिस्सा दिख रहा है जहां पे साइन एक्स ऑरेंज वाला कर्व मेरे येलो वाले कर्व से हमेशा बड़ा है। एक यहां से इस पॉइंट से ऑरेंज वाला ऊपर हो गया है और ग्रीन वाला नीचे हो गया है। कहां तक है यहां तक। तो ये कौन सा पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। आप मेरे को बताओ 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस एक्स और साइन एक्स कब बराबर होते हैं पाई बाई 4 पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक कॉस एक्स और साइन एक्स कब बराबर होंगे 5 पाई बाई 4 पे, पाई प्लस पाई बाई 4 उस क्वाड्रेंट का पाई बाई 4। तो मेरा आंसर क्या होगा पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक कौन बड़ा है मेरा साइन एक्स बड़ा है और कॉस एक्स छोटा है। बात समझ में आई। पेज तो नहीं चला गया ना बच्चों, प्लीज बताइए ये कब टकरा रहे हैं जब साइन एक्स और कॉस एक्स बड़ा होता है। कब होता है 45 डिग्री पे, तो पाई बाई 4 पे। थर्ड क्वाड्रेंट में कब बराबर होगा पाई प्लस पाई बाई 4 पे, तो 5 पाई बाई 4 पे। उन दोनों के बीच में ही दिख रहा है कि हमारा ऑरेंज वाला कर्व जो किसका है बच्चों साइन एक्स का, तो जो ग्रीन वाले कर्व से क्या है बड़ा। जब जब क्या है डिफाइन। क्लियरिटी है, कोई डाउट है
ये बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। आपको एकदम गहन अध्ययन, आपको लॉग का भी नॉलेज होना चाहिए, सेक और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, कब क्या होगा क्या नहीं होगा नोट कीजिए, बनाइए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी।